हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी ने टाइटल में पढ़ भी लिया होगा कि व्हाई द प्रॉपर्टी रेट्स आर राइजिंग डे बाय डे इन दिल्ली एंड एनसीआर। और ये मान के चलो ऑल ओवर इंडिया में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है इसमें। आप जो डेवलपिंग स्टेज में हैं जो स्टेट, उसमें भी है, और नॉन डेवलपिंग में है जो थोड़ा, उनमें भी आपको देखने को असर मिलेगा, क्योंकि फर्क पड़ता ही है। क्योंकि जब डेवलपिंग एरियाज के अंदर रेट बढ़ रहे हैं, सर्कल रेट बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी सर्कल रेट बढ़ा दिया है, तो फर्क तो पड़ता ही है इस चीज का। आज हम कुछ मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आपके और हमारे मध्य में है। तो जिसमें सबसे पहले आता है पेंडेमिक का। कोरोना पेंडेमिक जब आया 2019 में, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मार्केट पे। कोरोना पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करा इस रियल एस्टेट की मार्केट को। रियल एस्टेट के अलावा और भी कई मार्केट्स हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री होगी, और भी कई मार्केट्स आ जाती हैं। सब पे इसने इम्पैक्ट किया है अपना, और काफ़ी भारी इम्पैक्ट किया है। 2019 के बाद कोई सेल और परचेज ना के बराबर हुई थी। और क्योंकि एक तो से पहले डिमोनेटाइजेशन ने थोड़ा कमर तोड़ दी, उसके बाद कोरोना आ गया। तो ये मान के चलो, मिडिल क्लास जो लेवल के बंदे हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी तो एक तरह से कमर तोड़ दी थी कोरोना पेंडेमिक ने। और जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, तो वो वहाँ वैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हर तरह से लॉकडाउन था और लोगों को अपनी जान के वांदे हो रहे थे। तो प्रॉपर्टी तो खैर क्या ही लेंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इस पे, रियल एस्टेट पे। और क्योंकि सेल परचेज रुक गई, तो साथ साथ क्योंकि लेबर ने भी मूव आउट कर लिया था, प्रोडक्शन जितनी थी, जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जो भी प्रोजेक्ट्स थे, लग्जरी प्रोजेक्ट थे या फिर अफोर्डेबल आप ले लो, तो उन पे एक बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ा था इस चीज़ का कि भाई जब कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, तो लेबर भी वहाँ रह के क्या करेगी। क्योंकि बहुत बड़ा इशू आ रहा था वहाँ पे कि पॉल्यूशन का, एक तो कोरोना पैंडमिक, ऊपर से पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इशू आ गया। तो लोगों ने क्या करा, लेबर्स ने वहाँ से मूव करना ही बेटर समझा, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए तो कुछ था नहीं। क्योंकि जितने भी ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे और बिल्डर थे, उन सभी ने काम बंद करवा दिया एज पर द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट की जैसे जैसे गाइडलाइन आती गई, तो वो उसका सारा का सारा इम्पैक्ट लेबर्स पे पड़ा। तो लेबर्स ने बेहतर समझा कि भाई यहाँ से मूव करने में फायदा है, गांव चले जाते हैं। आपने देखा ही होगा कितना महामारी मच गई थी उस टाइम। लोगों ने कई कई हजार किलोमीटर मूव किया पैदल अपने घर की तरफ। लोगों के लिए कन्वेंस नहीं थे, कन्वेंस बंद हो गए थे। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था रियल एस्टेट पे। और जैसे ही आपको पता है 2019 के बाद एक दो साल लॉकडाउन चला, फिर उसके बाद ओपन होने की लोगों को उम्मीद हुई कि भाई अब खुलेगा, खुला नहीं, फिर से लग गया। वो मार पे मार पड़ती रही लोगों को। तो इस चीज का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आफ्टर दैट, जैसे ही रियल एस्टेट में या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में आप मान लो कुछ हलचल नहीं हुई, तो हुआ क्या, रेट बढ़ गए हर किसी चीज के। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आप मान लो, आप मान लो सीमेंट का हो गया, सरिये हो गए, आपका बालू हो गया, डस्ट हो गया, ईंट हो गए, और रॉ मटेरियल और भी हैं। और उसके साथ साथ एक इम्पैक्ट गिरा था पेट्रोल और डीजल ने। मोस्टली ऑटोमोटिव जो व्हीकल हैं सारे के सारे, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, वो डीजल पे वर्क करते हैं। तो उनका डीजल का जैसे ही रेट बढ़ा, उनका भी रेट, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ गया। और जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ता गया, तो मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ती गई। यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ा। तो इम्पैक्ट के काफी पॉइंट्स हैं, तो हम ज्यादा ब्रीफली ना जाते हुए मोटे मोटे पॉइंट्स को लेंगे आज। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लेबर ने गिरा। लेबर ने कैसे गिरा, तो आप मान के चलो, लेबर जितनी भी थी मूव कर गई अपने घर की तरफ, तो भाई लेबर थी नहीं। जैसे ही कोरोना काल खुला, पेंडेमिक में जो लॉकडाउन हटाया गया था, जैसे ही लॉकडाउन हटाया, तो लेबर्स ने धीरे धीरे आना मूव करा। कुछ तो गांव में स्टे कर गए, कुछ आए। तो लेबर भी नहीं मिली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे।
तो उसमें भी काफ़ी स्लो डाउन आया, कंस्ट्रक्शन की स्पीड थी वो काफ़ी स्लो हो गई, क्योंकि साल 2 साल तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रुक ही गई थी। और साथम साथ क्योंकि गवर्नमेंट के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल भी आ गए थे कि भाई नहीं, यू कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन लोगों को मूव करना था। भाई गवर्नमेंट कहाँ तक कितने हजार लोगों को खाना खिला देगी, क्योंकि हर स्टेट में आप चले जाओ, मोस्टली आप साइबर सिटीज़ में चले जाओ, महानगर में चले जाओ, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, और ये जैसे बड़े बड़े शहर हैं, इनमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन डे बाय डे होती रहती है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो प्रोजेक्ट रुक गए, तो इसका बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ा रियल एस्टेट की मार्केट। जैसे ही आपको पता कि पेंडेमिक खत्म हुआ, लॉकडाउन खुला, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए थे पैसे, भाई जो फ्लोर में इन्वेस्ट कर रखा है या किसी ने प्लॉट्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, भाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रेट जैसे ही बढ़ा तो बिल्डर ने भी अपना रेट बढ़ा दिया। बिल्डर की जेब से कुछ नहीं गया, बायर की जेब से ही लेना होता है बिल्डर को भी। तो बायर ने अपनी जेब ढीली करी, तो सारा इम्पैक्ट किस पे गया, मिडिल क्लास बंदे पे, जो कि प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। और क्योंकि अब उसको मार भी पड़ी किधर से, मिडिल क्लास बंदे को बैंक की तरफ से। जिन लोगों की जॉब भी छूटी थी तो वो किस्त कहाँ से पे करते, तो बैंक ने तो अपना पैसे चाहिए, बैंक ने तो कह दिया कि नहीं हमें तो अपने हमारी किस्त चाहिए, ईएमआई आप पे करो। बैंक तो अपना प्रेशर बना रहा था, लेकिन प्रेशर किस पे आया, कॉमन मैन पे, जो परचेजर था, जो बायर था। तो पेंडेमिक का सारा असर किस पे आया, ना तो बिल्डर पे आया, ठीक है, ना ही बैंक पे आया, बैंक भी अपनी किस्त मांग रहा है और लेट फाइन लगा रहा है दबा के। किस पे आया सर, कॉमन मैन पे, मिडल मैन पे, ठीक है जी, जो परचेजर है उस पे आया। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर कहीं ना कहीं से पेंडेमिक में अगर कोई दबा है, तो वो दबा है या तो लेबर क्लास का बंदा या फिर मिडिल क्लास का बंदा जो परचेज कर रहा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, उन पे काफ़ी दबाव आया। और इवन आप ये भी मान लो, रियल एस्टेट में ही ना बहुत से लोगों ने, जैसे किसी ने कार लोन लिया हुआ है या फिर कोई बिजनेस लोन लिया हुआ है, उन सब पे इस चीज़ का इम्पैक्ट आया। तो यहाँ करके जैसे जैसे लोगों पे इम्पैक्ट आता रहा, दिक्कत आती रही, दिक्कत धीरे धीरे बढ़ती रही, फिर जैसे जैसे टाइम चलता गया, बढ़ता गया, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती गई। और बिल्डर ने भी कसर नहीं छोड़ी, बाद में बिल्डर ने भी अपने रेट बढ़ा दिए। बिल्डर ने भी कि भाई यहाँ पे मटेरियल रेट बढ़ गया है और मेरे को कंस्ट्रक्शन करने में और रेट पैसे चाहिए, तो वो अपना डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह में भी एडिशनल उसने कॉस्ट कर दी, तो वो सारा बर्डन किस पे आया, एंड यूजर पे। तो यूनिट्स के रेट भी बिल्डर ने बढ़ा दिए। आप मान के चलो 2022 की स्टार्टिंग में जैसे रेट बढ़े हैं, 2019, 20, 21 के एंड में जाके कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है प्रॉपर। तो जैसे ही पेंडेमिक टोटली खुला है, खत्म हुआ है कोरोना, वैसे खत्म तो नहीं हुआ है, लोगों ने जैसे ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो वो सबसे पहले भागे फ्लैट्स की तरफ। तो भाई फ्लैट्स के रेट वैसे ही बढ़े हुए थे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, बिल्डर ने सबके रेट बढ़ा दिए हैं, तो प्रेशर आता है कस्टमर के ऊपर एंड बायर के ऊपर। तो उन्होंने सोचा यार इतना पैसा मैं यहाँ अगर फ्लैट में इन्वेस्ट करूंगा, उससे अच्छा मैं प्लॉट क्यों ना ले लूं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक ग्रुप फ्लैट से मूव करा टूवर्ड्स प्लॉट की तरफ। अब इस यूनिट तो स्पेसिफिक है, अगर आप फॉर एग्जांपल लेके चलो, एक दुकान के अंदर 100 घड़ियां है, अब एकदम आप ये मान के चलो 1000 आदमी टूट के पड़ेगा 100 घड़ियों पे, तो ऑटोमेटिक सी बात है रेट तो बढ़ना ही है। तो कस्टमर ने क्या करा, डायरेक्ट अपना मूव कर दिया भाई प्लॉट्स के ऊपर कि भाई हमें प्लॉट्स लेने ही लेने हैं जी, अब तो प्लॉट लेने, इससे बढ़िया इस रेट में तो हमें प्लॉट ही मिल जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यूनिट उतनी ही थी तो लोगों ने मूव करा तो रेट उसके भी बढ़ गए, ठीक है जी। और जैसे जैसे आपको पता है ये कंस्ट्रक्शन का रेट बढ़ गया और गवर्नमेंट ने भी अपना डेवलपमेंट या फिर रजिस्ट्री का चार्ज वो सब कुछ बढ़ा दिया, उन्होंने सर्कल रेट बढ़ा दिया, तो इसका इम्पैक्ट प्लॉट्स पे आया, प्रॉपर्टी पे आया।
और इवन अब हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसरी जो चीज नीड्स की चीज़ें हैं, उस पर भी काफ़ी आया। तो लोगों ने फिर सोचा कि अरे यार, यहाँ तो हमारे प्लॉट्स भी काफ़ी महंगे हो गए, तो क्यों ना हम फ्लैट की तरफ मूव करें। फिर वहीं बात गड़बड़ हो गई, लोगों ने फिर फ्लैट्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ रेट बढ़ गए। भाई अब लेना तो पड़ेगा ही, अगर जिसको नेसेसरी है, जो नीड है। कुछ लोगों ने वहाँ पे स्टे भी करा कि नहीं यार, अभी एकदम बड़ा है तो मार्केट डाउन भी जाएगी। कुछों के ओपिनियन अलग अलग थे, कुछ लोग सोचते थे अरे नहीं, इलेक्शन आने वाले हैं, डाउन जाएगा। कुछ कह रहे नहीं, रेट डाउन होंगे, इलेक्शन आने वाले, मटेरियल का रेट घटेगा। मार्केट में आपने कभी देखा हो, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के रेट्स 99% कभी घटते नहीं है। हाँ, एक तरह से आप ये मान के चलो स्टेबल हो जाते हैं। और मैं फेवर नहीं करूंगा फ्लैट्स का, मैं ना ही प्लॉट्स का फेवर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बात करूंगा डायरेक्ट कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपकी बेसिक नीड क्या है। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, सबसे बड़ी चीज है, आप अपनी नीड पहचानो पहले, फिर उस तरफ मूव करो कि भाई नहीं, अगर मुझे प्लॉट लेना तो मुझे प्लॉट ही लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर प्लॉट ही लेना है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लैट में करनी है तो फ्लैट ही लेना। भाई मुझे तो हैंड टू हैंड उसमें रेंट चाहिए, मुझे तो आरओआई मेन है मेरा। अलग अलग ओपिनियन होते हैं हर किसी के, हर कोई बाय करना चाहता है प्रॉपर्टी, हर कोई चाहता है, लेकिन मेन इश्यू ये है, बजट का इश्यू आता है, तो वही बजट बिगाड़ देता है आपकी सारी कहानी। अगला टॉपिक लेके चले, अफोर्डेबल की। जैसे बारिश हुई है, आपने देखा होगा, जैसे ही कोरोना खत्म हुआ है तो अफोर्डेबल की एकदम बारिश ही हो गई चारों तरफ से। यहाँ अफोर्डेबल, वहाँ अफोर्डेबल, 1 BHK लो, 2 BHK लो, 3 BHK लो, अफोर्डेबल प्राइस में लो। आप 12 लाख में लो, 14 लाख में लो, 20 में लो, 22 में लो, 28 में लो, 30 में लो, मतलब अफोर्डेबल की बारिश हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही पेंडेमिक खुला है, मार्केट काफी अप हुई है, रेट बढ़ गए हैं फ्लैट्स वगैरह, प्रॉपर्टी के रेट जैसे ही बढ़े हैं, तो लोगों ने सोचा कि नहीं यार, अब तो लग्जरी फ्लैट भी काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा अफोर्डेबल में ले लें, क्योंकि बजट पॉकेट आपकी अलाउ नहीं कर रही 45 लाख के फ्लैट के लिए, 35 लाख के फ्लैट के लिए, 40 लाख के फ्लैट के लिए, 55 की, 60 वाले की, भाई अलाउड नहीं कर रहा। हमें 3 BHK चाहिए, हमें सरवाइव करना है, हमें फ्लैट चाहिए, रहने के लिए चाहिए। या फिर कोई बंदा कहता है कि नहीं, मुझे छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप मूव करेंगे किस तरफ? अफोर्डेबल की तरफ। बिल्डर्स को दिख गया कि भाई पेंडेमिक आया है, लग्जरी जितने भी फ्लैट्स हैं सबके रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हर कोई जल्दी सी अफोर्ड नहीं करेगा लग्जरी फ्लैट्स को, तो बिल्डर्स को पता चल गया कि भाई किस तरफ जाना है। तो पेंडेमिक के बाद एकदम बारिश आई अफोर्डेबल की। आप दिल्ली एनसीआर में चले जाओ, या फिर महानगर में किसी मुंबई वगैरह में चले जाओ, आपने देखा होगा हर जगह अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। बारिश ही हो गई एक तरह से, मान के चलो लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई साहब इतने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आए कहां से, जैसे जो प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में खड़े हुए थे। आप ये मान के चलो कुछ प्रोडक्ट जो स्टार्टिंग में आए थे पेंडेमिक के बाद, हाथों हाथ भी किए, फाइलें भी किए हाथों हाथ, फ्लैट्स नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद धीरे 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 धीरे, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो सप्लाई भी बढ़ गई उसकी धीरे धीरे। और बिल्डर्स ने क्या करा, जो बिल्डर्स लग्जरी फ्लैट्स में कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन्होंने वहां से स्विच करके अफोर्डेबल की तरफ मूव करके, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं आप देख सकते हैं। आप 2020-21 के बाद आप देखते हैं, आप बेशक सर्च भी कर लें, अफोर्डेबल में इतनी कंस्ट्रक्शन हुई है, इतनी डिमांड आई है, और इतनी बिल्डर्स ने इतना मूव करा है ना, बस पूछो मत। मार्केट में अफोर्डेबल ही अफोर्डेबल है। और अफोर्डेबल का सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक लो बजट में आपको अपना रेजिडेंस मिल जाता है, घर मिल जाता है, एक छत मिल जाती है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। और आपकी नीड भी पूरी हो जाती है। आपको किसी को 1 BHK चाहिए तो 1 BHK मिल जाता है, 2 BHK चाहिए तो 2 BHK, 3 BHK चाहिए 3 BHK भी मिल जाता है इजीली। और इवन आपके बजट में आप
2 BHK जो लग्जरी लोगे आप उतने में आपको 3 BHK मिल जाएगा, उससे सस्ता ही मिलेगा। आज की डेट में भी आप देख लो लग्जरी की कंस्ट्रक्शन बहुत कम हुई है पहले से, और अफोर्डेबल में एक तरह से मान के चलो अभी भी आए चौथे दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च होता ही होता है, और लोग उसमें इन्वेस्ट करते ही करते हैं। उनको पता है जिसका लो बजट भी है वो भी इन्वेस्ट करता ही करता। प्लॉट के साथ साथ फ्लैट्स में भी मार्केट में बहुत भारी बूम आया था 2021 के बाद। आप नोटिस कर सकते हैं 2022 की स्टार्टिंग में ही हुआ था, जैसे रेट एकदम स्टार्ट बढ़े थे, सर्कल रेट भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था। तो मार्केट में जो 2022 के बाद जो बूम आया वो कहाँ से आया? गवर्नमेंट की तरफ से भी कहीं ना कहीं पहल रही उसमें, और जो रेट बढ़े हैं, आप पेट्रोल के ले लो, डीजल के ले लो, और जो हमारी बेसिक नेसेसरी नीड्स के प्रोडक्ट हैं उनके रेट बढ़े हैं, रियल एस्टेट का रेट बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रेट बढ़ा है, कि भाई एकदम इतना बूम कहाँ से आया? सबसे बड़ी बात, इसका असर किस पे गया? असर गया डायरेक्ट और डायरेक्ट कॉमन मैन की जेब पे गया। भाई आपको अगर प्रॉपर्टी बाय करनी है तो आप सजेस्ट करोगे नहीं यार मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं प्लॉट लूंगा। बहुत लोगों के ओपिनियन होते हैं, कुछ के होते हैं कि नहीं मैं फ्लैट लेता हूँ। तो वो एकदम से इतने कस्टमर जो आए ना, उन्होंने मार्केट में भी उछाल में काफी मदद करी। और पता है, बायर को पता है, बिल्डर को पता है कि भाई बायर को तो लेना ही लेना है, बिल्डर को पता है भाई मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है, मार्केट में रिक्वायरमेंट आ रही है तो वो कंस्ट्रक्शन करेगा ही करेगा। एक पेंडेमिक के बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट आप मान के चलो, बैंक का भी काफी बड़ा रोल रहा था इसमें, क्योंकि जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ तो बैंक्स ने लोन बांटने स्टार्ट कर दिए काफी लो रेट्स पे। भाई उनको भी पता था, उनको भी अपनी रिकवरी करनी है, पैसे चाहिए उनको, और हर तरह से उनको भी अपना काम चलाना है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनकी सैलरी भी देनी है, उनको अपना पेंडेमिक के बाद उनका सेटअप भी करना है। तो उन्होंने क्या करा, लोन देना स्टार्ट कर दिया, और वो भी कम रेट पे। और जैसे ही कम रेट पे लोन मिलना स्टार्ट हुआ, लोगों ने सोचा भाई लूट मच रही है, ले लो। एक तरह से मान के चलो काफी मंदा भी था, तो लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई थोड़ा कम रेट पे लोन मिल रहा है, उठा लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं जिसको रिक्वायरमेंट नहीं थी उसने भी कहीं ना कहीं, बहुत से लोगों ने सोचा कि नहीं यार चलो इन्वेस्ट कर ही देते हैं, ठीक है। लेकिन वो ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रहा। अब आप खुद देख सकते हैं मार्केट में क्या रेट है, और काफी बढ़ गया पहले से प्रॉपर्टी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मान के चलो ROI आज की डेट में लें तो एक सबसे प्लस पॉइंट लैंड्स में आता है। आप चाहे कमर्शियल एसईओ लैंड लें या फिर रेजिडेंशियल लैंड लेते हैं, तो ROI उसमें कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट देता है। तो कुछ बैंक्स ने क्या करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कम कर दिया उस एरिया में, कि भाई आप यहाँ पे लो, लैंड्स में लो, यहाँ पे देंगे, फ्लैट्स में लो हम इतना देंगे। तो कहीं ना कहीं बैंक्स का भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है रेट बढ़ाने का। पेंडेमिक के बाद सबसे बड़ा रोल रहा है कमर्शियल मार्केट का भी। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ओपन हुई पेंडेमिक के बाद, तो कमर्शियल में डिमांड काफी बढ़ गई थी। लोगों ने कमर्शियल की तरफ मूव करना काफी स्टार्ट कर दिया कि भाई नहीं, क्योंकि एक प्लस पॉइंट है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का कि उसमें ROI काफी अच्छी आती है। आप रेजिडेंशियल में अगर कोई फ्लैट भी लेते हैं, रेजिडेंशियल में मान के चलो आपने कोई लग्जरी फ्लैट लिया 2 BHK, उसका आप 12 से 15 हजार के बीच में या 10 से 12 हजार के बीच में रेंट मिल जाता है। लेकिन वहीं थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट अच्छी करें तो 25 से 30 हजार रुपए, कहीं ना कहीं 40 भी है। तो एरिया वाइज रेट का फर्क पड़ता है। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट लोगों ने प्रेफर करा, और जैसे जैसे लोग कमर्शियल की तरफ मूव ज्यादा करने लगे, वही डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल हो गया, लोग कमर्शियल की तरफ मूव करने लगे तो कमर्शियल के रेट भी ऑटोमेटिकली
बढ़ गए, क्योंकि यूनिट तो स्पेसिफिक है। अब उसके बाद आप देखो, जो आरओआई कमर्शियल का है, ठीक है, वो आज भी कायम है और कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में भी कायम रहेगा, क्योंकि जहां जहां पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी वहां मार्केट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और जहां मार्केट की जरूरत पड़ेगी वहां कमर्शियल लॉन्च करना ही करना है। तो बिल्डर को बहुत ज्यादा फायदा होता है कमर्शियल लॉन्च करने में, और जो एंड यूजर है उसको भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट मिलता ही है, क्योंकि जो आरओआई वो रेजिडेंशियल में ढूंढता है उसके कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा उसको कमर्शियल में मिलता है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और हाँ, अगर आप बता सकते हैं कि भाई आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए रियल इस्टेट में, या फिर किसी और टॉपिक पे जो रियल इस्टेट से मैच करती हो या फिर मिलती हो, मैं उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।